हमारे साथ मौजूद हैं श्री के राम मोहन नायडू, जो भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नायडू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधीर जी। नायडू साहब, पूरा देश आज आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश आपको सुनना चाहता है और ये जानना चाहता है कि जो क्राइसिस हुआ है, इस क्राइसिस के बाद आप इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं? सुधीर जी, जो ये क्राइसिस हुआ है, एक चीज इसमें से जरूर हमें पता चलता है कि ये इंडिगो के अंदर इंटरनल जो क्रू मैनेजमेंट का विषय रहता है या फिर पायलट्स का जो यूटिलाइजेशन का विषय है, उनकी जो अंदर की गड़बड़ी थी, उसके वजह से ये पूरा हमें ये दिक्कत देखने को मिली। तो इसके लिए हम अपने मंत्रालय से पहले हमारी तरफ से एक कमेटी भी डीजीसीए से हमने रखा 4 अधिकारियों के साथ कि 15 दिन के अंदर इसके सारे विषयों पर, इसमें 2 चीजें हैं। एक, जो 1 नवंबर से एफडीटीएल के जो नियम लागू हुए थे, अगर उसी के कारण होता तो क्यों 1 महीने के बाद ये विषय बाद में निकला कि दिसंबर 3 को ये विषय क्यों निकला। और दूसरी चीज, एकदम से जब दिसंबर 3 को ये डिलेज और कैंसिलेशंस हमें देखने को मिले, तो उसके बाद भी कम्युनिकेशन क्यों नहीं ठीक से गया ताकि वो पहले से ही रोक सके जो कैंसिलेशन हो रहे थे। तो जो पैसेंजर थे उनको क्यों नहीं रोका गया कि पहले से ही बताया गया, वो सही कम्युनिकेशन क्यों गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने भी थे, उन सब के लिए हमने एक इंक्वायरी कमेटी रखी है। उसके बाद भी हमने एक शो कॉज नोटिस भी दिया अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। जो सीईओ हैं इंडिगो के और जो अकाउंटेबल मैनेजर रहते हैं, डीजीसीए का जो संपर्क रहता है इंडिगो के साथ, उन दोनों को भी हमने शो कॉज नोटिस दिया। तो ये दोनों विषय पे जैसे ही हमारे लिए वो समाचार मिलेगा, तो उसके तहत पूरी जानकारी के साथ हम जो कार्रवाई लेंगे, पूरे नियम के साथ, रूल्स और रेगुलेशन के साथ। और इसमें हम एक और चीज भी जोड़ना चाहेंगे। जिस तरह के हालात हमारे पैसेंजर्स, यात्रियों को सहना पड़ा और जिस तरह की इनकन्वीनियंस उन सबको, जो असुविधा उन सबको झेलना पड़ा ये एयरपोर्ट्स पे, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारा एक्शन होगा। और दूसरा विषय, और ये एक एग्जाम्पल भी हम मंत्रालय से सेट करना चाहते हैं कि कभी इस तरह का, क्योंकि ये ऑपरेशंस का मामला है और इंडिगो का अंदर का मामला है, हम मंत्रालय से क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, वो नियम का पालन करें, उस तरह का हम विजिलेंस रखते हैं, मॉनिटरिंग रखते हैं। तो इन सब का कंप्लायंस हमने पहले से इंडिगो से लिया था कि ये नियम 1 तारीख से आज जो आने वाला है, उसका कंप्लायंस हम इंडिगो से लिया। और इसी बात पे अगर बोला जाए तो 1 दिसंबर को, मतलब जब 3 दिसंबर को हमें ये हादसा देखने को मिला, तो 2 दिन पहले 1 दिसंबर को इंडिगो के साथ डीजीसीए ने स्पेशली एफडीटीएल के क्लैरिफिकेशंस के लिए एक मीटिंग भी रखा। जो क्लैरिफिकेशंस मांगे गए थे उसको क्लैरिफिकेशंस डीजीसीए ने दिया। तो उस समय भी ये विषय कभी उठाया नहीं गया था। तो क्या वजह थी कि उसके 2 दिन बाद अचानक ये ऐसे इस तरह का परिस्थिति होती है। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं, तो इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद जरूर इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जो इस इंडिगो के लिए ही नहीं, बाकी आगे आने वाले समय में भी इस तरह के हालात पैदा ना हो और एयरलाइंस इस तरह की गलती ना करे, उस तरह का एक्शन हम लेना चाहेंगे। जी, आपने जो कुछ अभी बातें बताई, मैं भी अगर सुन रहा हूं उनको, तो ऐसा लगता है कि इंडिगो पर एक शक होता है। क्या आपको इंडिगो पर शक है? क्योंकि मुझे ये बातें सुनकर शक होता है, क्योंकि उन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती, उन्होंने तैयारी नहीं की और आपको भी इन्फॉर्म नहीं किया, डीजीसी को इन्फॉर्म नहीं किया, अपने यात्रियों को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम तैयार नहीं हैं। अगर उनकी 2200 फ्लाइट्स हर रोज होती हैं तो वो इन्फॉर्म करके उसको घटा सकते थे, 1500 फ्लाइट्स कर देते, 1000 फ्लाइट्स कर देते, लेकिन बताकर करते। आपको क्या उन पर शक होता है, उनकी मंशा पर? तो इस विषय को जरूर इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि शक की वजह से ये प्रश्न तो जरूर हमारे सामने खड़े होते हैं, जबकि हमारा ये मंत्रालय उनके लिए खुला था। हमारे डीजीसीए हर एयरलाइन से संपर्क में था, क्योंकि आप एक दूसरे विषय भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम जो एफडीटीएल है, जो सारे एयरलाइंस पे लागू है, तो सिर्फ इंडिगो के सर्टेन ऑपरेशंस पे ही क्यों देखने को मिला, वो भी 1 महीने के बाद क्यों देखने को मिला। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हमारे जो इंटरनल, हम भी जब रिव्यू कर रहे थे, हम भी इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतना सब कुछ करने के बाद भी
और ये एफडीटीएल जो लागू होना था वो हाईकोर्ट का ऑर्डर अप्रैल में ही निकल गया था। उसी समय से हम संपर्क में थे सारे एयरलाइंस में कि जुलाई 1 से 15 नियम हम लागू करेंगे और 1 नवंबर से 7 और नियम हम लागू करने वाले। ये 8 महीने पहले से ही ये चल रहा था विषय, और उसी टाइम से हम क्लैरिफिकेशंस हो या उनके एग्जाम्पशंस हो या इसके ऊपर और विषय हो, उसके बहुत सारे हमने कंसल्टेशन मीटिंग रखे हैं, स्टेक होल्डर से हमने चर्चा की। तो इतना करने के बाद भी, और दूसरा ये इंडिगो जो 20 साल से इतनी अच्छी तरह वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस चला रहा था, तो अचानक से इतना बड़ा हादसा ये कैसे उनको पता नहीं चला, और किस तरह का प्लानिंग जिस तरह से वो पहले करते थे उस तरह का प्लानिंग इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाया। तो ये सारे सवाल जरूर हैं हमारे पास। तो इसीलिए हम ये जो इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट है उसमें इन सब के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी नायडू साहब, क्या आप ये जो क्राइसिस है सिर्फ इसे एक प्राइवेट एयरलाइंस का संकट मानते हैं या फिर ये एक नेशनल एविएशन इमरजेंसी है? ये एक तरह से प्राइवेट एयरलाइंस का ही संकट है और नेशनल एविएशन का नहीं मानूंगा, क्योंकि बाकी सारे एयरलाइंस भी थे, उन्होंने एक अच्छा सा एक कॉमरेडरी दिखाया। जब इस तरह का हादसा हुआ वो सब एकजुट होकर सबने सपोर्ट किया। तो ब्रांड एविएशन जो है इंडिया का, उस सबको और मजबूत करने के लिए सारे स्टेक होल्डर साथ में आए। एयरपोर्ट्स की बात करें, सीआईएसएफ सिक्योरिटी हो या फिर अदर एयरलाइंस हो, सब ने इस विषय में एक अच्छा सा निर्णय लेकर सब लोग साथ में आए और जो ब्रांड इमेज है उसको डैमेज और ना पहुंचाएं, उन सब ने एक तरह से मदद की। ये एक सिंगल्ड आउट इंसिडेंट है जो इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ इंडिगो की वजह से हुआ। हम उसी नजरिए से देखेंगे और उसके अंदर क्या हुआ ये जानने के बाद उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हम लेंगे। मैं इसे दूसरे शब्दों में भी ऐसे कहना चाहूंगा कि क्या इंडिगो एयरलाइंस इतनी बड़ी बन गई है ये 64% मार्केट शेयर के साथ कि आज सरकार के लिए इसे रेगुलेट करना मुश्किल हो रहा है और ये आपको भी ब्लैकमेल कर रही है? ये बिल्कुल झूठ है कि हम या तो उनके दबाव में या प्रेशर हमारे ऊपर कर रहे हैं और मंत्रालय इस तरह का काम करते हैं या डीजीसीए इस तरह का काम करता है। ये मैं किसी तरह से मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस तरह के स्टेटमेंट्स को, क्योंकि जब मंत्रालय एयरलाइंस को देखती है तो बड़े हो या छोटे हो सबको एक ही यूनिफॉर्म तरीके से हम देखते हैं। जो नियम हम लागू करते हैं सबको यूनिफॉर्मली करते हैं और हमारी सोच यही रहती है कि जो छोटे एयरलाइंस है या फिर जो एयरलाइन की कंपनी है जो 1 या 2 या 3 भी जहाज चलाते हैं उसको भी उसी तरह हम देखें, उसी तरह हम प्रोवाइड करें, या हो सके तो छोटे एयरलाइंस को और हम मजबूत करने के लिए हमारा प्रयास मंत्रालय से रहता है। इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े रूट्स हो, ट्रंक रूट्स हो, प्राइम सेक्टर के रूट्स हो, तो जिस तरह से बड़े एयरलाइंस को जिस तरह से मिलता है उससे ज्यादा हम स्लॉट एलोकेशन हम छोटे वाले को देखते हैं ताकि कंपटीशन उस सेंस में रहे। तो हमारे तरफ से ये नजर बिल्कुल साफ था कि हर एयरलाइंस को हम एक ही नजरिए से देखेंगे और किसी को ये मान के हुए नहीं चलेंगे कि इनका शेयर इतना ज्यादा है तो उनके लिए हम अलग से कुछ प्रावधान करेंगे या अलग से उनके लिए कुछ निर्णय लेंगे। ये मंत्रालय में ना कभी था और ना कभी रहेगा। जी, आज मैं आपको सुन रहा था जब आप पार्लियामेंट में बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में आप बोल रहे थे, और बड़ा सवाल यह है कि आज हमारा जो पूरा सिविल एविएशन का इकोसिस्टम है, मार्केट है, वो 2 बड़े प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं, एक इंडिगो और एक एयर इंडिया। और आप ये कह रहे थे कि हमारा बाजार, हमारी मार्केट रिक्वायरमेंट्स बहुत बड़ी हैं, कम से कम 5 और बड़ी एयरलाइंस की जगह है हमारे बाजार में, हमारे मार्केट में। तो ये जो जगह है ये आखिर कब भरेगी? कब और 5 एयरलाइन आएंगी ताकि इस तरह की जो एयरलाइंस हैं वो अकेले अपने दम पर लोगों को परेशान ना कर सके? आप सुधीर जी, एक चीज तो आपको भी पता होगा, जिस तरह से पिछले 10 साल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विजन के साथ हमने एविएशन सेक्टर को आगे बढ़ाया। उसमें खास करके मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट की बढ़ोतरी हुई है। 74 एयरपोर्ट्स 2014 से लेकर अभी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 164 एयरपोर्ट्स। तो इतने सारे एयरपोर्ट हमने इसलिए बनाए क्योंकि लोग चाहते थे कि सब एविएशन से जुड़े। हमने रिमोट एरियाज में टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी एयरपोर्ट्स बनाया। तो एक तरफ से जैसे हम एयरपोर्ट बनाते गए हमारे देश का एविएशन डिमांड भी बढ़ता गया। उसके सहद जो एयरलाइंस थे, हमने एक उड़ान स्कीम जो भी लेके आए, तो नए एयरलाइंस को भी हमारे मार्केट में आने की एक सुविधा हमने बनाई। तो फ्लाई 91, स्टार एयर,
इंडिया वन एयर, ऐसे छोटे छोटे प्लेयर्स थे जो आए और वो सारी सक्सेसफुली अभी रन भी कर रहे हैं। तो एक कोशिश हमारी जो थी, एक तरह से एक सफलता हमने प्राप्त करी, पर उसको और भी हमें बढ़ाना है। तो हम प्रमोट कर रहे हैं एविएशन को कि इतने सारे एयरपोर्ट से डिमांड इतना ज्यादा है, तो मार्केट में एक अच्छा एक ब्रांड हमने एक बनाया है। और दूसरी तरह से हमने पार्लियामेंट में भी एक एक्ट को हमने पास किया जिससे लीजिंग ऑफ प्लेन्स एयरक्राफ्ट्स को वो भी आसानी से हम ले पाए हमारे देश के अंदर। जो आयरलैंड करता है या बाकी सारे देश करते हैं, उसी तरह का एक मार्केट जिस तरह से हमारे यहाँ पे डिमांड बना है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, एयरक्राफ्ट्स को आसानी से हमारे मार्केट में लेके आने के लिए वो भी हमने किया। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जिसका एक विजन जो था ये था कि हमें एयरलाइंस बढ़ाएं यहाँ पे, और जो एयरलाइंस में भी एयरक्राफ्ट्स की संख्या है वो बढ़ाएं। बट ये दूसरा एक जो ग्लोबल संबंध में हम देखें तो एक बॉटलनेक जो है वो एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी है। कोविड के बाद जिस स्पीड से ये एयरक्राफ्ट बन रहे थे, उसका ये स्पीड कम हुआ। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में, उसके में बहुत सारी दिक्कतें आई। तो या तो बोइंग का आप लेंगे या एयरबस का जो लेंगे, जो दो बड़े कंपनीज हैं जो प्लेन बनाती हैं, तो उनका स्पीड ऑफ डिलीवरी बहुत कम हुई है। उसमें हमारे यहाँ पे इतना डिमांड अभी है कि 1700 प्लेन अभी ऑर्डर में है। मानिए अगर ये 1700 प्लेन आते हैं हमारे यहां पे, तो और कितना ज्यादा मार्केट हमारे पास रहता। तो यही एक संकेत है कि और बाकी एयरलाइंस को हमारे देश में आने के लिए। और दूसरी तरह से अगर मैं बोलूं तो हमने किसी को रोक के नहीं रखा कि इस एयरलाइंस इंडस्ट्री में कोई आ नहीं सकता, हम तो बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। और मेरे मंत्री बनने के बाद ये 18 महीने में हमने 3 नए प्लेयर्स को एनओसी भी दिया है, और हम बार बार उनके साथ ये संपर्क करते रहे कि आप जल्दी से एयरक्राफ्ट्स भी लेके आइए। बट मैंने वो प्रॉब्लम भी बताया क्यों नहीं आ रहे। बट हमारी तरफ से यही कोशिश है कि और एयरलाइन कंपनी हमारे देश में रहें, और एक एक एयरलाइन कंपनी के साथ जो नंबर मैंने बताया कि 5 हो सकते हैं, एक एक कंपनी के पास मिनिमम 100 प्लेन रन करने की एक कैपेसिटी और डिमांड हमारा एक इंडियन एविएशन सेक्टर आज के उस सेंस में क्रिएट करता है। और ये बढ़ने ही वाला है, आगे जाके बढ़ने वाला है। तो ये कोशिश हमारे मंत्रालय से जारी रहेगा। जी नायडू जी, एक बात और भी है। देखिए, इंडिगो को तो सभी दोष दे ही रहे हैं, उनकी गलती है, लेकिन डीजीसीए का जो रोल है उस पर भी सवाल जरूर होना चाहिए। मैं जानता हूं डीजीसीए आपके डिपार्टमेंट का मामला है, लेकिन अभी डीजीसीए को हमने एक वॉच डॉग की तरह बनाया था। ये एक संस्था है जो नजर रखेगी। क्या ये वॉच डॉग से हटकर एक पोस्टमैन की तरह बन गई है? और अगर इंडिगो ये सब कर रही थी तो ये डीजीसीए की नजरों में क्यों नहीं आया? इसलिए डीजीसीए से भी क्या आप सवाल पूछेंगे? ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि वो पोस्टमैन की तरह बने हैं, क्योंकि अभी आप सेफ्टी ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहती। उसका क्रेडिट भी डीजीसीए को जाता है कि वो एफडीटीएल के नियम लागू करवाने में, या फिर उसके सही तरह से नियम बनाने में, या फिर सेफ्टी जो हर फ्लाइट का। अभी आप देखेंगे कि मान लीजिए आज के सेंस में जो 2200 फ्लाइटें जानी थी इंडिगो के, फिर भी 1700 ऑड वो फ्लाइट्स आज कर चुके हैं। तो 1700 फ्लाइट्स को भी वो उन्होंने सेफ तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और बाकी देश में भी इतने सारे एयरलाइंस घूम रहे हैं, तो उन सबको भी सेफ मैनेज कर रहे हैं। ये सब ड्यूटी रहता है डीजीसीए का, तो वो अपना काम कर रहे हैं। बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस विषय में, क्योंकि यह हादसा इतना बड़ा और जो होना नहीं चाहिए था वो हुआ है, तो जरूर हमारे अंदर भी इसका एक इंटरनल रिव्यू करेंगे। इसका इंटरनल कर कहां पे कमियां थी, या किसी संस्था में थी या किसी के निर्णय में थी, इसका भी जरूर हम करेंगे। वहां पे भी कुछ निर्णय लेना होगा तो बिना पीछे हटे वहां पे भी हम निर्णय जरूर लेंगे। और डीजीसीए को और सशक्त बनाने में और सेफ्टी के हिसाब से और मजबूत बनाने में जो भी निर्णय लेने के लिए आवश्यक रहेगा, उसको भी हम पूरी तरह से लेंगे। डू यू थिंक डीजीसीए नीड्स मोर टीथ? Absolutely. DGCA definitely needs more teeth, and it has more teeth, and it has been doing what it needs to be doing. But to reach that global standards and to ensure these kind of incidents also don't happen, we will revisit the existing rules and guidelines, and we will look into all. And especially one thing that I wanted to mention in this regard is the passenger rights.
passenger rights definitely need to look at revisit, and I'll take the responsibility to revisit them and ensure the rights of the passengers in all circumstances. हमारे डे टू डे ऑपरेशंस में ये सब रहता है, डे टू डे ऑपरेशंस और क्राइसिस के टाइम पे भी किस तरह से हमें पैसेंजर राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर भी हम जरूर एक स्पेशल फोकस रखकर उसके अंदर जो निर्णय लेने पड़ेंगे उसके लिए भी हम आगे आएंगे। और आपका जो दूसरा प्रश्न भी था कि डीजीसीए किस तरह से वो करेगा, डीजीसीए रेगुलेटर है, रूल बनाता है, वो देखता है कि किस तरह से वो रूल कंप्लाई कर रहे हैं या फिर उसको एडेयर कर रहे हैं। बट ये जो विषय हुआ है ये इंडिगो के इंटरनल डे टू डे ऑपरेशन है। अब आप बोलेंगे कि ये सब नहीं देखा तो ऐसा इस तरह का परिस्थिति हो जाएगा जब एयरलाइंस ही डीजीसीए रन कर रहा है, जबकि ये एयरलाइंस की रनिंग ऑपरेशंस किस तरह के उनके क्रू के मैनेजमेंट करना है, किस तरह के उनके रूट्स को मैनेजमेंट करना है, ये एयरलाइंस की जिम्मेदारी है। और वो सब ठीक तरह से कर रहा है, वो सेफ्टी का पालन कर रहा है, या फिर हम जो नियम बनाए उन सबका पालन कर रहा है, या फिर वो नहीं कर रहा है तो किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, ये सब एक डीजीसीए का एक आमतौर से उनका वो एक ज्यूरिसडिक्शन बनता है। आज ये क्राइसिस देखने के बाद हाउ डू यू रेट इंडिगोज सीईओ एंड इंडिगोज मैनेजमेंट? डेफिनेटली दे आर फेल्ड इन curtailing दिस इंसिडेंट। उनकी पहली जिम्मेदारी उनकी रहती है कि इस तरह का इंसिडेंट ना हो, तो जरूर मैं इतना बोलूंगा कि उनकी जिम्मेदारी थी और वो जरूर फेल हुए। तो उसी के वजह से उसी को ध्यान में रखते हुए हमने शो कॉज नोटिस भी दिया और रिप्लाई भी आया है, उसको ध्यान से हम डीजीसीए के साथ हम विल गो थ्रू दैट रिप्लाई और उसके बाद जो एनफोर्समेंट एक्शन लेना होगा जरूर हम लेंगे। आपने जो डेडलाइन दिया था वो आज शाम तक का था उनको जवाब देने का, तो क्या उनका रिप्लाई भी मिला है? जी, आप शेयर कर सकते हैं उन्होंने क्या कहा है? डीजीसीए सारे लोग, मैं भी बहुत, वो डीजीसीए के पास है जी, क्या पता चल सकता है कि उन्होंने आखिर कैसे जस्टिफाई किया है इसको? अभी हम भी रिव्यू मीटिंग में थे, मैं दूसरे रिव्यू मीटिंग में था। मैं खासकर अगर बताऊं तो हमारे ध्यान थोड़ा सा पैसेंजर के जो रिफंड्स है या फिर उनका बैगेज जो है उसके ऊपर हम रिव्यू कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए और बैगेजेस में कुछ पेंडिंग है, तो उसी के ऊपर हम फिर से इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे थे जितना जल्दी हो सके। और इस मीटिंग के बाद ज़रूर मैं उसके ऊपर भी जो लेटर आया उनके पास रिप्लाई, उसके ऊपर भी बैठूंगा। पर डीजीसीए हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड एनालाइज ईच एंड एवरी पॉइंट दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द लेटर बाय। अभी आपने पढ़ा नहीं है उनका जवाब क्या आया है? अभी आपने नहीं पढ़ा है जब तक आप हमारे साथ इस इंटरव्यू में आए? मेरे पास समाचार है कि उनका आया है, डीजीसीए उसको एनालाइज कर रहा है, पर मैंने अभी दूसरे विषय पे था मैं, तो इसलिए मैंने अभी उसका मूल क्या था वो अभी लिया नहीं मैंने। जी, अब मैं जो हमारे आम जनता है जो परेशान हो रही है उनके लिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनका रिफंड, उनका कॉम्पनसेशन, उनका सामान, ये सब कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये सारी चीजें नॉर्मलाइज होने में आपको क्या लगता है? देखिए, लोग अब इंडिगो को विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो अगर विश्वास करेंगे तो शायद आपका करेंगे, लेकिन इंडिगो के ऊपर से भरोसा हट गया है, तो आप आज क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? ये डे वन से ही जब ये हादसा हुआ तो हम तुरंत हमारा फोकस पैसेंजर सेंट्रिक हमने बनाया और जो एयरपोर्ट पे थे उनको पैसेंजर्स, वो सारे पैसेंजर्स को जो सुविधा मिलनी चाहिए, खासकर फूड हो, वाटर हो या फिर एकोमोडेशन का हो, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया। फिर स्लोली जब लोग ट्रैवल करने लगे और कुछ लोगों की दिक्कतें हमें पता चली कि कुछ लोगों ने कैंसिल करवाया, उनको रिफंड करना था या फिर रीबुकिंग उनको करना था या फिर उनके बैगेज कहीं स्टक हो गया तो उसको वापस लेना था, तो ये सारे विषय के लिए भी हमने एक इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर कर चुके हैं इंडिगो के लिए और टाइम बाउंड अप्रोच लिया है। तो मैं एक कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाहूंगा कि दिसंबर 1 से दिसंबर 8 तक 5 घंटे, आज के 5 बजे तक 7,30,655 PNRs, 7,30,655 PNRs की कैंसिलेशन और रिफंड भी उनको दिया गया है। इसका ये पूरा टोटल अमाउंट है 745.7 करोड़। तो ये 1 से लेकर 8 तारीख तक जितने भी कैंसिलेशंस हुए वो सबका अमाउंट उनको जाए और हमारे पास समाचार है कि सबका हो गया है। और अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया हो तो वो इंडिगो के वेबसाइट पे जाके एक सीधा सिंगल विंडो लिंक सिस्टम दिया है, जहां पे वो लिंक क्लिक करके वो अगर अप्लाई करेंगे तो तुरंत उनका रिफंड जिस मोड में उन्होंने पे किया था उसी मोड में उनको वापस आएगा। और दूसरी तरफ अगर बैग्स की करें तो 9,000 बैग्स पेंडिंग थे, उसमें से 6,000 बैग्स हो गए और 3,000 ऑन द वे टू डिलीवरी है। ये आज शाम तक, आज रात तक
या फिर कल सुबह तक इसको भी पूरा करने का एक प्लान उन्होंने बनाया है। तो बैगेज का भी कल सुबह तक पूरी की पूरी तरह से ये करेंगे। और जबकि नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस अगर देखेंगे तो ये 3rd, 4th, 5th को हमें पूरा देखने को मिला। बहुत ज्यादा जो इस क्राइसिस का जो प्रॉब्लम था वो 3rd, 4th और 5th को देखने को मिला। और 4th को ही जब हमने ये पूरा ऑपरेशंस को कर्टेल करके जो नया प्लान के साथ हमने इंडिगो को इंस्ट्रक्ट करा तो उसका प्रभाव हम 6th से देखने मिले। 6th से कोई भी एयरपोर्ट कहीं पे भी कंजेशन नहीं था, कहीं पे भी वेटिंग नहीं था, कहीं पे भी कोई पैसेंजर को किसी तरह की दिक्कत ना हुई। तो 6 से लेके अभी तक दिन बर दिन ऑपरेशंस को बढ़ाते बढ़ाते आज के दिन अगर देखेंगे 1802 फ्लाइट्स आउट ऑफ 2200 फ्लाइट्स जो इनके पूरे शेड्यूल में है, दिन में 2200 फ्लाइट्स इंडिगो जनरली करता था, उसमें से 1802 फ्लाइट्स इनके चले। और 138 डेस्टिनेशंस जो कनेक्ट करता था ये इंडिगो, उसमें से 137 डेस्टिनेशंस, मतलब एक छोड़ के बाकी सारे डेस्टिनेशन को इनको वापस कनेक्ट कर दिया गया है। तो काफी हद तक ऑपरेशन सारे नॉर्मलाइज और स्टेबलाइज हो गए हैं। बट हमारा ध्यान अभी भी उन पे है जो पैसेंजर्स को दिक्कत हुई, उनका जो रिफंड है। रीबुकिंग में भी अगर मैं कहूं तो रीबुकिंग के लिए भी उनको 15 दिसंबर तक अगर कोई भी टिकट को रीबुकिंग करना हो तो बिना कोई एडिशनल फीस के साथ उनको जो नया बुकिंग है उसको भी वो प्रावधान किया जाएगा। जी नायडू साहब, जब से आप सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं और आज बहुत जगह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। देखिए, पहले एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, उसके बाद फिर जो हमारे विमानों का जो जीपीएस सिस्टम है उसे हैक करने की कोशिश की गई, और उसके बाद ये नया सिविल एविएशन सेक्टर में नया क्राइसिस आया। ये 3 बड़ी घटनाएं हम देख सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा सिविल एविएशन सिस्टम वैसे भी अब निशाने पर आ गया है? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कोई षड्यंत्र, ऐसी चीज आपको लगती है? क्या उसकी भी आप जांच कराएंगे? नहीं, हर विषय जब भी कुछ चीज होती है, छोटी हो या बड़ी हो, तो हम हर सारे तरीके से हम सारे कोने से हम देखते हैं और सारी तरह से जांच करते हैं। लोकल टेक्निकल एंगल, सेफ्टी एंगल और इंटेलिजेंस एंगल, हर तरीके से हम सारी चीज़ों को, ताकि ये हादसे रिपीट ना होए। और दूसरा विषय अगर बोलूं तो सिविल एविएशन आज काफ़ी बड़ा सेक्टर आज देश में बन गया है। पहले 10 साल या 20 साल से पहले अगर देखेंगे एक छोटा सेक्टर की तरह था, कम लोग ट्रैवल करते थे, पर आज एक मेजर नेटवर्क बन गया है और कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं और लोअर इनकम क्लास के लोग भी आज सिविल एविएशन जुड़े, तो काफ़ी बड़ा सेक्टर बना है। तो इसके वजह से हमें और जो अपने गाइडलाइंस हैं उसको भी रिविजिट करके दिन बर दिन हमें अपग्रेड करने चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए, ये सारे कंटिन्यूसली है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि सिविल एविएशन का जिस तरह से एक चार्म भी है, उसी तरह एक चैलेंज भी है। और मैं कंट्रोवर्सी से ज़्यादा अपने काम के ऊपर ध्यान देता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा एक विजन है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे लिए एक खास तौर से एक विजन है कि सिविल एविएशन सेक्टर और बढ़े, और लोग इससे जुड़े, और लोग इसका सुविधा ले, और लोग इससे ट्रैवल करें। तो उस तरह का कैपेसिटी बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम किस तरह से पॉलिसी रिफॉर्म बनाएं। एक चीज हमने जो बात करी कि और एयरलाइंस को आना चाहिए, हम तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि और एयरपोर्ट हम बनाने में लगे हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, दिन बर दिन दुनिया में अगर देखें एविएशन में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और हम इन डेप्थ जा रहे हैं सिविल एविएशन में, उस सेंस में कि जहां प्लेनें बाहर बनती थी, अभी यूरोप में देखने को मिलता है या यूएस में देखने को मिलता है, उसी तरह भारत क्यों ना बनाए, भारत में अपनी प्लेन क्यों ना बने। तो उसी लिए हमने भारतीय वायुयान अधिनियम जो दोनों सदन में पारित किया था, उसमें खासकर इसी विषय पर हमने ध्यान दिया कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनेगा, आज भारत डिजाइन का स्टेट बनेगा, आज भारत ऑपरेशंस का स्टेट बनेगा। तो ये सारे विषय एक विजन के साथ हम जा रहे हैं कि भारत में सिविल एविएशन नेटवर्क और मजबूत करें। और जरूर इस तरह के चैलेंजेस आएंगे और उस चैलेंजेस को पहले से ही हमें पता करना, उस चैलेंजेस का सामना करना, और हमारे जो यात्री हैं या फिर इस सेक्टर से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना भी ये मंत्रालय का काम है और उसके ऊपर खास ध्यान देकर हम काम करते रहेंगे। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर के विजन की बात की, ये जब पूरा क्राइसिस हुआ, क्या प्राइम मिनिस्टर ने आपसे इस बारे में बात की? क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट ली आपसे, पूछा आपसे कि ये सब क्यों हो रहा है?
ये बहुत बड़ी घटना थी, तो ज़रूर उन्होंने भी हमसे बात करी, उन्होंने भी रिपोर्ट लिया, गाइडेंस दिया किस तरह से इसको और अच्छी तरह करना है। और उनका भी फोकस वही रहा है कि पैसेंजर्स को पहले हमारे ध्यान पैसेंजर्स पे होना चाहिए, उनको जो भी सुविधा मिलनी है उनको पूरी तरह से हो सके तो उससे ज्यादा भी कितना कर सकेंगे वो मंत्रालय से, सरकार के उनके तरफ से करना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके हमें ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करना चाहिए, नॉर्मलाइज करना चाहिए। तो वो सारी चीजें उनके गाइडेंस लेकर, पीएमओ को गाइडेंस लेकर हम सबको सारे स्टेक होल्डर से, सिर्फ वही नहीं मंत्रालय भी आप देखेंगे तो दिसंबर 3 से लगातार सारे स्टेक होल्डर से हम संपर्क में रहे, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सीआईएसएफ, फिर एयरपोर्ट के ऑपरेटर, एयरपोर्ट के डायरेक्टर, वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी सहायता मिली क्योंकि हमारा ध्यान पूरा पैसेंजर्स पे था और उसी को सोच के साथ हमने काम किया। आप खुद कितनी रात से नहीं सोए हैं इस क्राइसिस की वजह से? हाउ डिड इट अफेक्ट योर लाइफ? नो, डेफिनेटली इट इज अ चैलेंजिंग टाइम फॉर मी ऑल्सो। इस तरह के समय तो नींद नहीं आती है और हमारा ध्यान भी, और मेरा ही नहीं, मेरे मंत्रालय में आप देखेंगे तो सबका भी हालत इसी तरह है। बट ये ऐसा नहीं है कि हम अपने बारे में बोलना, ये समय है जब हम सब मिलकर काम करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है कि इस तरह के हालात में हम अपने लिए ना सोचें बट लोगों के लिए सोचें, यात्रियों के लिए सोचें। और इसी नारे के साथ हम सबने काम किया है। और अब मंत्रालय में डीजीसीए हो और खासकर जो फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन जो पैसेंजर्स के उस समय जो उनका फ्रस्ट्रेशन था, एजिटेशन था, एंगर था, उस समय भी बहुत कूलली, कामली जो फ्रंट लाइन के जो एविएशन के वर्कर्स ने भी काम किया, उनको भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि किस तरह से सारे हालातों को नॉर्मलाइज करने में सबने जिस तरह से एक साथ मिलकर किया है, वो भी भारत के एक जो क्राइसिस मैनेजमेंट का है तो उसका भी एक चित्र हमें दिखाता है। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे है और वो ये है कि हमारे देश में यात्रियों को ये बड़ी शिकायत रहती है एयरलाइंस से कि एयरलाइंस मुनाफा कमाती हैं, यात्रियों के जो राइट्स हैं उनका ध्यान नहीं रखती, यात्रियों के साथ मिसबिहेव किया जाता है, उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती, होटल चाहिए तो होटल नहीं दिया जाता ठीक से, यानी उनके साथ व्यवहार जो है एयरलाइंस का ठीक नहीं है और एयरलाइंस जो है सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचती हैं। इस चीज़ को लेकर अब जैसे मान लीजिए 5,500 अगर इंडिगो कहती है हमारे पास पायलट्स हैं, पायलट्स चाहिए 6,000, लेकिन वो 5,500 पर काम चला रहे हैं। हर जगह कॉस्ट कटिंग चल रही है और फिर वो कहते हैं कि कॉस्ट कटिंग इसलिए ज़रूरी है नहीं तो हमें मुनाफा नहीं होगा। तो ये जो कॉस्ट कटिंग की जो सीमा है और ख़ास तौर पर यात्रियों को इनकन्वीनियंस देकर, इसकी क्या कोई सीमा आप तय करेंगे, कोई नया कानून आप लाएंगे? इसके ऊपर तो जरूर एक कानून ऑलरेडी है, हमारे सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें खासकर पैसेंजर के राइट्स को भी हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है और एयरलाइंस को भी क्या किसका पालन करना है, अगर डिले होता है और डिले के समय भी कितना रहता है, कैंसिलेशन रहता है, ओवरनाइट का कुछ रहता है एयरपोर्ट पे, तो उन सबको कैसे पैसेंजर्स को एड्रेस करना है, ये पूरी तरह से हमारे पास नियम है। और हर बार हम यही देखते हैं कि उस नियम का कैसा पालन हो रहा है और कभी हमें देखने को मिलता है अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो उस समय हमने पेनल्टी भी और एक्शन भी हमने लिया हुआ है, ये हमारा रिकॉर्ड है। पर आगे जाते हुए जिस तरह से अभी हमें कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, तो अगर इसको और मजबूत करना है, इसलिए मैंने पहले भी बताया कि पैसेंजर राइट्स पे हम जरूर रिविजिट करेंगे। रिविजिट करने के बाद हमें वो कॉन्फिडेंस पैसेंजर को कैसे दिलाएं, वो पैसेंजर को राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके ऊपर जरूर हम बड़ा एक रिवीजन का एक्सरसाइज जरूर हमारे डीजीसीए में, मंत्रालय में सारे स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद करेंगे। और दूसरी तरफ से ये फेयर्स का जो इशू है, हमने ये अगर सेपरेटली इस इशू को अगर देखेंगे तो हमें जरूर एक तरह से एक अंदाज था कि इसके बाद जब कैपेसिटी कम हो गई तो प्राइसेस भी बढ़ने लगेंगे, तो उसी लिए मंत्रालय ने इमीडिएटली इसके ऊपर रिएक्ट किया और हमने प्राइसेस को भी लागू कर दिया, प्राइसेस को भी हमने नियंत्रित किया, एक कैपिंग किया कि 500 किलोमीटर तक डिस्टेंस के हिसाब से स्लैब्स बनाए और उसके ऊपर से किया। और हमें ऑब्जर्व किया कि 2 एयरलाइंस ने इसको पालन नहीं किया तो उनको नोटिस भी हमने किया। तो स्ट्रिक्टली जो हमने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आपके ये स्लैब्स के अंदर होना चाहिए, तो वो स्ट्रिक्टली उसका पालन भी कर रहे हैं। और आगे जाते हुए हमें एक सिचुएशन देखना है कि सेक्टर भी वायबल रहे, पैसेंजर्स को भी सही दाम पे टिकट मिले
और उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट करें और ओवरऑल एविएशन का सेक्टर भी ग्रो करे। तो ये एक ही साइड से हम ना देखें पर सारे कोने से हम देखें और बैलेंस करें और उसका सेंटर हम पैसेंजर्स को रखें। सेंटर पे पैसेंजर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाना है, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और हमें देखना है कि सेक्टर भी वायबल रहे, सेक्टर भी ग्रो करता रहे। तो ये एक इस तरह की चीज है जहां सारे स्टेक होल्डर से मिलने के बाद, उनके साथ थरोली डिस्कस करने के बाद जो एग्जिस्टिंग है उसको भी किस तरह से रिवाइज करें, एक प्रोसेस रहेगा। और इसके बाद जरूर जब हम इस सिचुएशन से पूरी तरह से बाहर आएंगे तो जरूर उसके ऊपर भी ध्यान देते हुए आगे आने वाले समय में इसके ऊपर जरूर कुछ निर्णय हम लेंगे। जी, आखिरी सवाल मेरा ये है, ज़्यादातर लोग अब हवाई यात्रा से डर गए हैं। वो कहते हैं कि यात्रा से नहीं लेकिन एयरलाइंस से डर लगता है। मैं खुद आपको बता सकता हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ कि अगर कहीं जाना है तो बार बार टालते जा रहे हैं अपनी यात्रा की, नहीं अभी नहीं जाएंगे। आप क्या आश्वासन आज भारत की जनता को देना चाहेंगे, उस सारे लाखों यात्रियों को, कि किस दिन से आपको लगता है कि बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और हम बेझिझक बिना डर के हवाई यात्रा के लिए अपने घर से निकल सकते हैं? नहीं, 10th का डेट हमने रखा है, 8th को ही हमें आज से ही नॉर्मलाइजेशन अभी दिख रहा है, 10th के बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा। बट भारत के सारे यात्रियों को मैं जरूर मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि आई कैन कॉन्फिडेंटली से यू कैन ट्रैवल बाय एयर, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम्स। वी विल बी thoroughly monitoring from our side. DGCA will also be very actively monitoring on the ground also. Not only to have proper operations, we want to have safe operations. और सेफ्टी की जब बात आती है तो सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है और कभी कभी हो सकता है सेफ्टी के सेंस में हमें कुछ निर्णय लेना पड़े तो उसका भी रेस्पेक्ट यात्रियों को करना पड़ेगा, क्योंकि सेफ्टी इज ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी। तो सेफ्टी हमारा पहला वर्टिकल रहेगा और उसके तहत हम सारे ऑपरेशंस को डिजाइन करके करेंगे। बट इसमें कोई ये एक जो इंसिडेंट हुआ ये हमारे एविएशन को या फिर हमारे एविएशन की जो शक्ति है या फिर हमारे पैसेंजर की जो क्षमता है उसको कनेक्ट ना करें। वो एकदम बहुत मजबूत है और वो रहेगा। और हमारे तरफ से भी पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि 10 तारीख से हमारा जो इंडियन एविएशन सेक्टर है वो बिल्कुल जिस तरह से था उसी तरह से आगे बढ़ेगा और भी मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा। जी, तो हमारे सारे दर्शकों को हम ये कह सकते हैं कि 10 तारीख के बाद आप अपनी फ्लाइट आज बुक करा सकते हैं। एक और संबंधित इससे, क्योंकि आपने बात की, जो FDTL आपका जो नया कानून है, अभी आपने इसको टाल दिया है। एयरलाइंस भी तो यही चाहती थी कि आप टाल दें। कब तक टाला है आपने और फिर आप इसे कब लागू करेंगे? इसके दो हैं कि February 10 तक हमने किया है, पर उसी सेंस में हमने किया कि तुरंत हम स्टेबलाइजेशन लेके आ सके, ऑपरेशंस को हम तुरंत कर सके। रीबूट करना था हमारे इंडिगो के ऑपरेशंस को, तो उसके सोच के साथ हमने किया। और उसमें भी एक पैसेंजर सेंट्रिक अप्रोच था कि जिन्होंने टिकट्स लिए, जिनको ट्रैवल करना है, क्योंकि एयर ट्रैवल में काफ़ी इमरजेंसी ट्रैवल रहता है, इंपॉर्टेंट ट्रैवल रहता है, बच्चों के विद्या के लिए ट्रैवल रहता है या फिर कुछ एक्वेजन्स के लिए ट्रैवल रहता है, तो उसके लिए रीबूट करके तुरंत उसको रीस्टार्ट करने की एक ज़रूरत थी। तो उसके हिसाब से पैसेंजर सेंट्रिक अप्रोच में हमने February 10 तक इसको टाला है। पर दूसरी तरीके से हमने ऑलरेडी DGCA से बात करी, इंडिके के ऑपरेशंस को भी हम कर्टेल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनको सारी सुविधा दे दी, उनके ऑपरेशंस को भी हम कम करेंगे। उसका भी ऑर्डर अभी निकलेगा कि उसके ऑर्डर कम करने के बाद एक तरह से वो उसकी पेनल्टी भी होगी, तो उतने ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए एक ये भी रहेगा कि उनकी फ्लाइट्स की संख्या को आप कम कर देंगे। फ्लाइट की जो रूट्स हैं 2200 रूट्स उनके वो जो शेड्यूल में है उसको जरूर हम कम करेंगे। इट्स अ बिग अनाउंसमेंट। यस। तो कितना कम कर देंगे आप? अभी 2200 है तो इंडिगो के रूट्स कम करेंगे और फिर ये रूट्स किसको मिलेंगे? ये रूट्स हम बाकी को भी देंगे और जैसे ही इंडिगो वो दर्शाएगा कि वो कर पा रहा है तो उसको भी हम वापस उनके रूट्स वो देंगे। जी, नायडू साहब, इसी पे चर्चा चल रही है कि कितना रूट्स हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने आज इतना समय निकाला। लेकिन देखिए, ये जरूरी था क्योंकि लोग परेशान हो रहे थे और लोग आपसे सुनना चाहते थे, इंडिगो से नहीं सुनना चाहते थे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे लगता है कि लोगों के मन में जो प्रश्न थे उनका जवाब उन्हें जरूर मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुधीर जी।